ब्रादरम जवेद चौधरी साहब अच्छे कॉलम निगार हैं, जिसके सबब एक ज़माना उनका मदाह है। मगर एक बात उनके हवाले से जो सोची और कही जा सकती है कि वो इमरान खान मुखालिफ सोच के हामिल सहाफ़ी हैं। मगर कभी कभी वो ऐसा सच भी बोल जाते हैं जिसकी जुर्रत भी वही कर सकते हैं। इस वीडियो में उनका जो कॉलम हम पेश करने जा रहे हैं, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही सच बोला है जो इमरान खान के मुखालफिन को तो हज़म नहीं हो सकता। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, वगरना बात समझ नहीं आएगी। दोस्तोयेवस्की दुनिया का नामवर अदीब था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में रहता था। अफसाने और नावल लिखता था और शहर की पुरानी गलियों और दरिया के किनारे टहलता था। उसने दर्जनों एहसास अफसाने और नावल लिखे। वो 1881 में फौत हुआ, मगर अदब पर उसके असरात आज तक कायम हैं और शायद हमेशा रहेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में आज भी जब कोई लिखारी मंजर कशी करता है तो पढ़ने वाले फ़ौरन कहते हैं, ये दोस्तोयेवस्की बनने की कोशिश कर रहा है। मगर सेंट पीटर्सबर्ग में उसका फ्लैट और उसकी वो गलियां देखने का इत्तफाक हुआ जिसमें उसने अपने किरदारों के साथ कई दहाइयाँ गुजारी थीं। मैं उन गलियों में फिरता रहा और उसे याद करता रहा। मुझे चंद दिन कबल किसी दोस्त ने उनका एक फ़िक्रा भिजवाया और मैं देर तक उसे एंजॉय करता रहा। आप भी फ़िक्रे का लुत्फ़ लें। वो कहते हैं, आप अगर किसी औरत से मोहब्बत करते हैं और आप उसे भूलना चाहते हैं तो आप उससे शादी कर लें। वो औरत चंद माह में आपके दिल से उतर जाएगी, वरना आप तमाम उम्र उससे मोहब्बत करते रहेंगे। दोस्तों, आप दोस्तोयेवस्की की विज़डम देखिए। उसने किस खूबसूरती से दुनिया की तल्ख तरीन सच्चाई बयान कर दी। ये सच है, हम इंसान किसी न किसी दिमागी ख़ारिश का शिकार रहते हैं। किसी को दौलत चाहिए, किसी को पावर, किसी को शोहरत, कोई किसी मर्द या औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ये ख्वाहिश, ये मोहब्बत उस वक्त तक जुनून रहती है जब तक इंसान अपनी ख्वाहिश को पा नहीं लेता। चनाचे आप अगर किसी की ख्वाहिश को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो जो चाहता है आप उसे दे दें। वो शख्स चंद दिन में अपनी कामयाबी के नीचे दब कर ख़त्म हो जाएगा। हम हीर और रांझे की दास्तान सुनकर जवान हुए हैं। सवाल ये है, अगर रांझे की हीर से शादी हो जाती तो क्या उसके बाद भी वारिस शाह ये दास्तान लिखते? इसी तरह अगर सोनी महिवाल भी आखिर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते, या मिर्ज़ा और साहबा भी हवेली बनाकर रहते और उनके 5-6 बच्चे हो जाते, या मजनू और लैला की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती, तो क्या ये दास्तान भी दास्तानों में होती? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि ये भी ऐन मुमकिन था हीर और रांझे, सोहनी और महिवाल, मिर्ज़ा और साहिबा, मजनू और लैला की आखिर में तलाक हो जाती और ये दोनों बाकी ज़िंदगी कोर्ट कचहरियों में नान नफ़के और बच्चों की हवालगी के लिए लड़ रहे होते, या बाकी ज़िंदगी एक दूसरे को गालियां देकर गुजार देते। लिहाजा ये हकीकत है, ख्वाहिश उस वक्त ख्वाहिश रहती है जब तक पूरी नहीं हो जाती। तकमील के बाद हर चीज़ बेमानी हो जाती है, उसका रंग रूप उतर जाता है। हमारी तारीख़ में 52 साल पहले एक खौफनाक वाक़या पेश आया। मशरक़ी पाकिस्तान मग़रबी पाकिस्तान से अलग हो गया था। हम आज तक शेख मुजीबुर रहमान को इसका ज़िम्मेदार करार देते हैं
اور یہ بات غلط بھی نہیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے بنگالیوں میں رانجھے جیسا جنون پیدا کر دیا تھا اور وہ بنگلہ دیش کو ہیر سمجھ بیٹھے تھے۔ بہرحال 16 دسمبر 1971 کو ان کی خواہش پوری ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا اور شیخ مجیب اس کا پہلا صدر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 15 اگست 1975 کو جب اس بھارت میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا جس کی مدد سے بنگالیوں نے آزادی حاصل کی تھی، عین اس دن فوج نے شیخ مجیب کے گھر کا گھیراؤ کیا اور شیخ مجیب، اس کی بیگم، 3 بیٹیوں، 2 بہوؤں، مہمانوں، رشتہ داروں، ذاتی سٹاف اور ایک سرونگ بریگیڈیئر جنرل کو گولی مار دی۔ شیخ مجیب اس وقت اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اتر کر عین اسی دن فوج نے شیخ مجیب کے گھر کا گھیراؤ کیا اور شیخ مجیب، اس کی بیگم، 3 بیٹوں، 2 بہوؤں، مہمان رشتہ داروں، ذاتی سٹاف اور ایک سرونگ بریگیڈیئر جنرل کو گولی مار دی۔ شیخ مجیب اس وقت اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ ان کی لاش دیر تک سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ اس کے 2-4 اتحادی بھی بعد ازاں گرفتار ہوئے جنہوں نے 1971 کے سانحے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان چاروں کو بھی 3 نومبر 1975 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ سلامت رہیں۔ یہ اس وقت جرمنی میں تھیں۔ یوں شیخ مجیب اور بنگالیوں کی محبت اختتام پذیر ہو گئی۔ میرا دعویٰ ہے اگر بنگلہ دیش نہ بنتا، شیخ مجیب کامیاب نہ ہوتے تو شاید یہ تحریک آج بھی قائم ہوتی اور گلیوں میں بنگالی اور پنجابی جنگ جاری ہوتی۔ ہم نے آج بھی ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوتا اور ایک دوسرے کا سر کھول رہے ہوتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال لے لیں۔ یہ لیڈر تھے، یہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے ملکی معیشت کے ساتھ جو کیا وہ 2000 پی ایچ ڈیز کے برابر ہے۔ وہ بھی تیزی سے مجیب الرحمن جیسے المیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پارٹی کے اندر خوفناک دراڑ تھی اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی پی ڈی ایم کی طرح اکٹھی ہو چکی تھیں۔ میں سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے محسوس کرتا ہوں اگر جنرل ضیاء الحق مارشل لا نہ لگاتے تو شاید 1980 تک بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی۔ فوج نے 1977 میں مارشل لا لگا کر اور بھٹو صاحب کو پھانسی دے کر پیپلز پارٹی کو نئی زندگی دے دی، لہٰذا یہ آج تک زندہ ہے اور بھٹو اور زرداری فیملی کی تیسری نسل اس کا پھل کھا رہی ہے۔ ہماری سیاست اور سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے معاملے میں بھی یہی غلطی کی۔ عمران خان ایک جنون کا نام تھا۔ عوام کا خیال تھا خان آئے گا اور ملک کی تمام سڑکیں سونے کی بن جائیں گی، مگر خان آیا اور اس نے ملک کی ہر چیز، ہر ادارے کا جنازہ نکال دیا۔ یہ آخر میں اس ادارے پر بھی پل پڑا جس نے اسے اقتدار میں لا کر احسان کیا تھا، لہٰذا یہ بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پارٹی ٹوٹ چکی تھی، اتحادی ناراض تھے، فوج کے اندر اس کے لیے نفرت تھی اور عوام کا رنجہ پن اڑ چکا تھا۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ بین الاقوامی دنیا ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ فوج بڑی مشکل سے کسی نہ کسی ملک کو تیار کرتی تھی، مگر خان وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر آتا تھا کہ نقصان کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ پارٹی اوور ہو چکی تھی،
लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जमातें जल्दबाजी कर बैठीं। सियासी लोग जेलों और इस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज़ हमीद की ख्वाहिश से घबरा गई। ये दोनों इकट्ठे हुए और इमरान खान को घसीट कर कुर्सी से उतार दिया और यूं वो हो गया जिसके बारे में इन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज इमरान खान 2018 से भी कई गुना बड़ा देव बन चुका है और सियासी जमातें और ताकत के माखज़ इकट्ठे होकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये जेल में भी इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है। ये जेल में भी इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है। और अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और उसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। मगर सवाल ये है, क्या पाकिस्तान उस वक्त तक रह जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क उस वक्त तक बचेगा। हमें ये एक और हकीकत भी मानना पड़ेगी, इमरान खान को दोबारा सियासी जिंदगी देने का फरीजा भी उन्हीं लोगों ने सर अंजाम दिया जो उसे 2018 में इक़्तिदार में लाए थे। उसको लाने का ऑपरेशन भी भौंडा था और उसे निकालने का प्लान भी। इस्टेब्लिशमेंट अगर 2018 में जल्दी ना करती, खान को 2024 तक डेवलप होने देती तो ये आज मुख्तलिफ होता और अगर उसे 2022 में ज़बरदस्ती ना निकाला जाता तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती, उसकी सियासी मौत हो चुकी होती। हम आज उसे उसी तरह इलेक्शन से रोक कर गलती कर रहे हैं। मेरा मशवरा है आप इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दें। क्या क़यामत आ जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, ये 5-6 जत्थों का मजमूआ है। आप आज उन्हें इलेक्शन लड़ने दें, ये आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। इमरान अगर वकला को टिकट देता है तो उसके सियासी उम्मीदवार डंडे उठा लेंगे और अगर ये सियासी वर्कर्स को टिकट देता है तो वकला नाराज़ होकर घर बैठ जाएंगे और उसे पेशी के लिए भी वकील नहीं मिलेगा। 9 मई और 10 मई के वाक़यात के बाद अवाम भी डर गए हैं। खान अगर उन्हें बाहर निकलने की दावत देगा तो लोग नहीं निकलेंगे। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है और केपी में पीटीआईपी, ये दोनों जमातें हुकूमत ना बना सकें तो भी ये इमरान खान के वोट ज़रूर तोड़ेंगी और उसका फ़ायदा इलेक्शन कराने वालों को होगा। लिहाजा खौफ किस बात का? आप इसे रोक कर उसके ख़िलाफ़ मुकदमे पर मुकदमा बनाकर और उम्मीदवारों से कागजात छीन कर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं और उसके कद में रोज़ 2 फुट इजाफा हो रहा है। ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये किसी दिन जेल की छत फाड़ कर निकल आएगा और अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमने सोचा? चनाचे आप अगर उसे सियासी तौर पर मारना चाहते हैं तो फिर दोस्तों-फिस्की के मशवरे पर अमल करें। ये शादी होने दें, ये मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वरना हम जिस तरह आज तक भुट्टो के रोमांस से नहीं निकल सके, हम उसी तरह इमरान खान की मोहब्बत में भी हमेशा गिरफ्तार रहेंगे, गिरफ्तार रहेंगे, गिरफ्तार रहेंगे। दोस्तों, काश हुकूमत को, मुक़्तदर हलकों को, इमरान खान के मुखालफिन को जावेद चौधरी की ये बात समझ आ जाए।